नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है धरातल से आसमां। समस्त श्रोतागण मानसी अस्थाना का नाम सुनते ही शांत बैठ गए थे। शहर के प्रसिद्ध भवन इंडियन एसोसिएशन मेडिकल हॉल में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। विषय था नारी बदलते परिप्रेक्ष्य में। श्रोतागण मानसी के चांद जैसे मुखरे को टकटकी लगाकर देख से रहे थे और उसके शब्दों के मंत्र जाल में स्वयं भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। मानसी ने बोलना प्रारंभ किया। समस्त श्रोतागण, सर्वप्रथम आप इस तथ्य को भूल जाएं कि एक नारी ही नारी का व्याख्यान दे रही है। कृपया आप उसके स्वयं एवं संतुलित रूप को देखने का प्रयास करें। जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि वैदिक काल में अपाला, गार्गी एवं मैत्री जैसी विदुषी नारियां हुई हैं, जिन्होंने अपनी विद्वता से न केवल तत्कालीन समाज को प्रभावित किया अपितु ग्रंथों के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सतयुग, द्वापर, त्रेता में जहाँ नारी का देवत्व रूप प्रधान रहा, वहीं दूसरी ओर उसके शक्ति परीक्षण का भी युग रहा। उसके पश्चात नारी की गरिमा में हास्य प्रारंभ हुआ। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में नारी दुर्दशा का वह युग आया जब नारी मात्र वासना का अधिकार रह गई। इस कारण जन्म हुआ पर्दा प्रथा का। अंग्रेजों के शासनकाल में नारी पद दलित ही रही, किंतु कुछ नारियों ने अपनी वीरता का अभूतपूर्व परिचय दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात नारी जागरण का नया युग प्रारंभ हुआ। नारी जागी, नारी जागरण का नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ। फिर तो नारी बढ़ती ही गई, प्रत्येक क्षेत्र में है। राजनीतिज्ञों के रूप में, प्रशासकों के रूप में, एक शब्द में कहे तो कह सकते हैं कि युग प्रवर्तक के रूप में। अब नारी पुरुष की इच्छा की गुलामी नहीं है। उसका एक अलग अस्तित्व है, उसकी एक अलग पहचान है। लेकिन कुछ रूढ़िपंथी ऐसे भी हैं जो नारी का पद दलित रूप ही रखना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नारी यदि पद दलित है तो पुरुषों को सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। लेकिन नारी आज सचेत हो गई है। वह घर की चार दीवारी तो तोड़कर आगे बढ़ रही है। वस्तुतः यदि कहे नारी आज धरातल से आसमां तक पहुंच रही है तो गलत ना होगा। दूसरा प्रतियोगी था दिनकर पांडे। समस्त श्रोतागण का अभिवादन कर उसने बोलना प्रारंभ किया। सज्जनों, जैसा आप जानते हैं कि नारी स्वतंत्रता के नाम पर नारियों के द्वारा जिस स्वतंत्रता को अपनाया जा रहा है, क्या वह उचित है? इसी स्वतंत्रता के नाम उसने पुरुषों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया है। आज वह क्लब ज्वाइन करती हैं, किटी पार्टी ज्वाइन करती हैं। आज उसे फैशन के लिए नई साड़ियाँ, नए सूट चाहिए, घर में काम के लिए नौकर चाहिए, बच्चों को पालने के लिए आया चाहिए। पश्चात सभ्यता का अनुकरण करते हुए क्लबों में गैर मर्दों के साथ नृत्य करते हुए देख क्या हम यह सोचने पर बाध्य नहीं होते हैं कि स्वतंत्रता के नाम पर नारी अपनी संस्कृति को भूल रही है? आज उसके द्वारा जिस स्वतंत्रता को अपनाया जा रहा है उसे तुरंत ही रोका जाना चाहिए, अन्यथा स्वतंत्रता के नाम पर हमारे देश की नारियां विवाह जैसे पवित्र बंधन को तलाक में परिवर्तित कर देगी एवं देश की गरिमा को मिट्टी में मिला देगी। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि नारी स्वतंत्रता को इतना न बढ़ाया जाए कि नारी नारी ही न रहे, पुरुष बन जाए। इंडियन एसोसिएशन हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ श्रोतागण मानसी के व्याख्यान से प्रभावित थे तो कुछ दिनकर पांडे की प्रशंसा कर रहे थे। वाद विवाद प्रतियोगिता का निर्णय हुआ। मानसी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं दिनकर पांडे को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। रात्रि के 8 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा था। शीघ्रता में मोपेड बढ़ाओ मानसी, देर हो रही है, मधुलिका ने कुछ खींचते हुए कहा। सिविल लाइन एरिया को पार करते हुए मधुलिका ने मानसी से कहा, जल्दी करो मानसी, तुम्हें मालूम है ना यहाँ नितिन के बड़े भाई रहते हैं, यदि उन्होंने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। डरती क्यों हो मधुलिका दीदी, कह देना काम से गए थे, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए लंबे चौड़े भाषण और बड़ी बड़ी बातें करती हो। अभी तो आसमान में उड़ रही हो, शादी होने दो, धरातल पर आ जाओगी मानसी।
दीदी, शादी के पश्चात यदि मैं कभी धरातल पर आई भी तो पुनः खुले आसमान में पंख फैलाने की कोशिश करूंगी, कहकर मानसी हंस दी। दीदी, गेट पर वार्डन दीदी खड़ी है, क्या बहाना बताएं? कहाँ से आ रही हो मधुलिका? सॉरी दीदी, आज देर हो गई। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी जाओ, मेस बंद होने वाला है। गुड नाइट कहकर दोनों तेज कदमों से अंदर आ गई। मानसी, आज मेरा कितना समय बेकार गया। कल मैडम पूछेगी तो क्या उत्तर दूंगी? दीदी, कल आप पूरा काम कर लेना। कल मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आपको जीजाजी की बहुत याद आती होगी ना? आप दिन रात रिसर्च का काम करती रहती हो। क्या हस्बैंड इतने प्यारे होते हैं दीदी? मधुलिका को उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। रात्रि बहुत हो गई है, सो जाओ मानसी, मधुलिका ने प्यार भरे शब्दों में कहा। सुबह छात्रावास में कुछ अधिक ही शोर हो रहा था। मानसी का फोटो दैनिक समाचार पत्र में छपा था। रश्मि चिल्लाती हुई आई, देख मानसी, तेरा फोटो। थोबरा बुरा नहीं आया रश्मि, कहकर दोनों हंसने लगी। मानसी आस्थान रामू तेज से आवाज़ लगा रहा था, कौन होगा मधुलिका दीदी? इस समय मैं अभी आई, तब तक जरा आप देख लीजिए मानसी से मिलने कौन आया है। मधुलिका ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। जी मैं हूँ, अमित खन्ना। आगंतुक ने कुछ हिचकिचाते हुए उत्तर दिया। मैं यह संपादक हूँ, आपके शहर में प्रसिद्ध समाचार पत्र का। मैं मानसी से मिलना चाहता हूँ। कल उनका व्याख्यान मेरे दिल और दिमाग को छू गया। आप बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखिए मानसी लड़कों से 6 इंच की दूरी रखती है, कहकर मधुलिका ने मानसी को भेजा। कहिए, क्या काम है आपको? मानसी ने करकती आवाज़ में पूछा। जी मैं आपसे मिलने आया था। कल आपका व्याख्यान बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। जी धन्यवाद। और कुछ कहना है आपको? जी नहीं। तो मैं चलती हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। बरबराती हुई मानसी अंदर चली गई। रात्रि के 10 बजे वार्डन ने आवाज़ लगाई, मानसी तुम्हारी माँ आई है। मानसी दौड़ती हुई माँ के गले से लिपट गई। मम्मी, फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं स्टेशन आ जाती। सोचा तू बेकार ही परेशान होती, फिर ट्रेन का क्या भरोसा। आज ही देखो 6 घंटे लेट हो गई। अच्छा चल, जल्दी से मेरे लिए चाय बना। आराम करने के पश्चात माँ ने मानसी से विवाह की चर्चा शुरू कर दी। तेरी दीदी का पत्र आया है, तू खुद ही पढ़ ले। लड़का बहुत अच्छा है, डॉक्टर है, इसलिए इस वर्ष एमडी किया है। बेटी, जब तू अपनी दीदी के यहाँ गई थी तब उन लोगों ने तुझे किसी पार्टी में देखा था। इतनी कि अच्छे लड़के का ऑफ़र फिर कभी नहीं आएगा बेटे। अब आगे पढ़ने की जिद छोड़कर हाँ कह दो। पापा तो तेरे है ही नहीं, मेरे बुढ़ापे का ख्याल कर। इतना कहकर मानसी की माँ फफक फफक कर रो पड़ी। मम्मी, आप परेशान न हो, मानसी को मैं समझाऊंगी, मधुलिका ने स्थिति को संभालते हुए कहा। फिर मधुलिका ने मानसी को समझाना शुरू किया। मानसी, मैं यह नहीं कहती कि बिना सोचे समझे विवाह के लिए हाँ कह दो। यदि लड़के के विचार तुम्हें अच्छे लगे, वह सही सोच का हो और तुम्हारे जीवन को दिशा दे सके तो विवाह के लिए हाँ कर दो। पापा तुम्हारे हैं नहीं और मम्मी हार्ट पेशेंट है। सर्विस तुम कर नहीं रही हो, कल को मम्मी को कुछ हो गया तो क्या ज़िंदगी भर इसी हॉस्टल में सरने का विचार है? मानसी जाने के लिए तैयार हो गई। स्टेशन पर ही उसके दीदी जीजाजी लेने के लिए आ गए थे। दूसरे दिन ही मानसी को देखने का प्रोग्राम बन गया था। चांद जैसे मुखरे को किसी आभूषण की क्या आवश्यकता। गोरे रंग पर मानसी ने मयूरी रंग की साड़ी पहन रखी थी, छोटी नीली बिंदी और खुले बाल। ऐसा लग रहा था कि चांद को काले बादलों ने ढक लिया है। मानसी को देखकर दीपंकर स्वयं इतना मुग्ध हो गया कि टकटकी लगाकर देखता रह गया। लंबे चौड़े व्याख्यान देने वाली मानसी, प्रादेशिक और राष्ट्र स्तर पर प्रतियोगिता जीतने वाली मानसी दीपंकर को देखकर ऐसी मुग्ध हुई कि कुछ पूछ ही न सकी। 5 फुट 11 इंच का गौरवर्ण बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक दीपंकर मानसी की सुंदरता में खोसा गया था। वुड यू लाइक टू मीट मी एक्सेप्ट मी एज योर लाइफ पार्टनर? मानसी सुनकर मुस्कुरा दी। जब दीपंकर की मां ने मानसी को अंगूठी पहनाने को कहा तो मानसी की मां की आंखों से आंसुओं अविरल धारा बहने लगी थी। सगाई की रस्म पूरी होने के पश्चात एक माह के अंदर ही मानसी और दीपंकर परिणय सूत्र में बंध गए थे।
कहाँ माँ का छोटा सा घर और कहाँ डॉक्टर दीपंकर का विशाल बंगला। विवाह के 4 रोज पश्चात ही जब दीपंकर ने लंदन का टिकट मंगवाया तो मानसी चौंकी गई थी। हनीमून मनाने लंदन। यस माय डार्लिंग, कहते हुए दीपंकर ने मानसी को आलिंगन बंद कर लिया तो मानसी के गालों की लालिमा और भी बढ़ गई। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। असीम वैभव, संपन्नता और विशाल नौकर समुदाय के होते हुए मानसी बैठे बैठे बोर होने लगी थी। एक दिन सुबह वह दीपंकर से कहने लगी, अपनी क्लिनिक में मुझे भी ले जाया करिए, आपको भी मदद मिलेगी और मेरी बोरियत भी कम हो जाएगी। सोशियोलॉजी में एमए करने वाली मेरी बीवी डॉक्टर दीपंकर की मदद करेगी। जिसे मेडिकल की ABCD ना आती वह मदद करेगी। जोर से ठहाका लगाकर दीपंकर क्लिनिक चले गए। रात्रि को खुश मूड में देखकर बोले, घर क्या तुम्हें काटने को दौड़ता है? जो सर्विस और काम की रट लगाए रहती हो, खाली वक्त में घूमने निकल जाया करो। मानसी चुप हो गई। कुछ समय पश्चात मानसी ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। नाम रखा वैशाली। एक दिन वैशाली को लेकर वह लौट रही थी कि सोचा दीपंकर को सरप्राइज दिया जाए। उसने ड्राइवर से क्लिनिक पर गाड़ी ले जाने के लिए कहा। डॉक्टर दीपंकर की गाड़ी देखकर किसी भी कर्मचारी ने अंदर जाने से मना नहीं किया। वह सीधी दीपंकर के कमरे में घुसी। डॉक्टर दीपंकर किसी नर्स के कंधे पर हाथ रखे हुए बेखबर किसी पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे। नर्स आंखों में आंखें डाले इतनी बेखबर थी कि दोनों में से कोई भी मानसी को आते न देख सका। पुरुष की प्रवृत्ति कितनी चंचल होती है। इतनी सुंदर शिक्षित पत्नी के होते हुए डॉक्टर दीपंकर ने उस नर्स में क्या देखा जो प्यार की पेगे बढ़ा रहे थे। मानसी तमतमा गई थी। डॉक्टर दीपंकर हड़बड़ा गए। अरे मानसी, तुम अचानक कैसे आ गई? कोई काम था तो मुझे फ़ोन कर देती। मानसी बिना कुछ कहे वहाँ से चली आई। रात्रि को बिस्तर पर करीब होते हुए भी मानसी दीपंकर के करीब नहीं थी। दीपंकर ने पास आते हुए कहा, क्या बात है मानसी, इतनी सीरियस क्यों हो? मानसी कहने लगी, घर में तो बहुत प्यार दिखाते हो और क्लिनिक में नर्स की आंखों में आंखें डालकर ऐसे बात कर रहे थे जैसे क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कितनी नैरो माइंडेड हो। शादी क्या कर ली तुमसे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारे जैसी हजारों चक्कर लगाती थी मेरे आगे पीछे। कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर एक तरफ मुंह कर डॉक्टर दीपंकर खरीटी भरने लगे। विचारों में खुले आसमान में उड़ने वाली मानसी आज सचमुच ही धरातल पर आ गई थी। आज उसे मधुलिका दीदी के शब्द याद आ रहे थे, अभी शादी नहीं हुई बच्चू, हवा में उड़ती रहती हो। शादी हो जाने दो मानसी, धरातल पर आ जाओगी। धरातल पर? रात भर मानसी सो नहीं सकी। उसके मस्तिष्क में हजारों विचार गूंज रहे थे। दीपंकर का कहा हुआ एक एक शब्द उसके कानों में टकरा रहा था। शादी क्या कर ली तुमसे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारे जैसी हजारों मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती थी। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी गलती न मानकर अपने अहंग, अपने पैसे का गर्व दीपंकर की जिंदगी का मूल तत्व बन गया था। मानसी को झटका सा लगा। उसका सपना था अपने पैरों पर खड़े होने का, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का। किंतु क्या मानसी अब आम भुक्तभोगी नारियों की तरह घुटन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगी? नहीं नहीं, कदापि नहीं। उसे धरातल से आसमां की ओर बढ़ना ही होगा और ये कदम उसके स्वयं के होंगे। अगले दिन सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां मानसी के मानस पटल को छू रही थी। मानसी उठी, तैयार हुई। बच्ची को 2 घंटे आया को संभालने का निर्देश दिया। सुबह अचानक घर से बाहर जाते देख दीपंकर चौंके। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। इतना कहकर वह तेज कदमों से निकल पड़ी। अगली उड़ान एमफिल और एक बार फिर उसके कदम धरातल से आसमां की ओर जा रहे थे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।